हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का अंतिम भाग 10 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर भी हम क्षेत्रकों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला था आपका पब्लिक सेक्टर और दूसरा था आपका प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्रक, और दूसरा जिसे कि हम निजी क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। तो इसे और आगे इसके बारे में हम विस्तारपूर्ण जो है देखते हैं। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती है जिसकी की सबसे ज्यादा जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? गवर्नमेंट पे होती है, हमारी सरकार पर होती है। तो इन जो गतिविधियां होती है इन पर व्यय करना भी के लिए अनिवार्य होता है। ये ऐसा नहीं है, सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी बेसिक जो चीजें हैं जो कि समाज के तबके के, इस राष्ट्र में रहने वाले समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, तो उन पर व्यय करने की नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी किस पे होती है? वो भी सरकार पर ही होती है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, आपका जो हेल्थ और एजुकेशन है, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि समाज में सभी के पास होनी चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य जो होता है, स्वस्थ समाज ही विकास का, किसी भी राष्ट्र के विकास का घोतक होता है, और उसी प्रकार से एक शिक्षित समाज भी उस राष्ट्र का चेहरा होता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि सार्वजनिक जो क्षेत्रक होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, तो उन पर इनकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी जो भी अनिवार्यता है, ऐसी गतिविधियां जो बहुत आवश्यक है लोगों के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा, तो इनको सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाए। तो यहाँ पे ये कार्य कौन करता है? स्वास्थ्य संबंधी जो भी मतलब कम से कम मूल्य में लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, सरकारी चिकित्सक वगैरह जो है खुले, तो ये सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से आप देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है सरकारी स्कूलों में, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो पढ़ाया जाए ताकि हर व्यक्ति जो है वो समाज का व्यक्ति शिक्षित हो सके। तो इसके लिए सरकार के द्वारा ही जो है वो सुविधाएं प्रदान की जा रही है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। तो एक तो हम बहुत आवश्यक है सरकार के लिए कि समुचित ढंग से जो है वो स्कूल्स वगैरह वो चलें, और ऐसे स्कूल जहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है वो गुणात्मक हो, और विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा पर हमारे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि निकल ही नहीं पाते हैं। गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और बिना शिक्षा के जो होता है व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। इसलिए हमारी सरकार ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था, और प्राथमिक शिक्षा जो है सभी लोग को, यहाँ देश के जो जनता है, जो रहने वाले जो सारे लोग हैं, उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना तो सरकार का सबसे अनिवार्य जो है वो कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा, हम बोलेंगे कि भारत की मतलब दुर्भाग्य है कि ये यहाँ पे निरक्षरों की संख्या जो है विश्व में, मतलब जो विश्व है उसमें सबसे कम है। मतलब कि जितने भी देश है उसमें भारत की भी गिनती होती है निरक्षरों में। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अभी दुर्भाग्य की और शर्म की बात है। देखिए, बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शिक्षित हो, क्योंकि अगर हमें शिक्षित होंगे तभी जो है समाज का और हमारे राष्ट्र का विकास जो है वो संभव हो पाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, और ये कोशिश कर रही है कि लोगों को शिक्षा जो है, सारे जितने भी लोग हैं भारत में रहने वाले जो लोग हैं, और जो गरीब से गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, इन सभी को जो है शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है, और उसमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। तो एक तो हो गई शिक्षा, दूसरी बात हो रही है कि भारत में जो, देखिए आप अगर हेल्थ के इशू को हम लेते हैं तो यहाँ का स्वास्थ्य भी जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहाँ आधे बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार है, मतलब उनको ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनका विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो गया है। और इसमें से भी 1/4 लोग जो है गंभीर रूप से बहुत सारी बीमारियां जो है उससे घिरे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो देखिए, ओडिशा में 44 और मध्य प्रदेश में 47 जो है शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से भी अधिक है।
तो आप जो शिशु मृत्यु दर देखते हैं कि एक वर्ष में जो है 1000 जो शिशु हुए थे उसमें से कितने शिशु ऐसे हैं जो कि 1 साल की आयु पूर्ण नहीं कर पाए, उसे हम शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत देखते हैं। तो अगर हम देखें तो देखिए उड़ीसा जो स्टेट है और जो एमपी मध्य प्रदेश है, ये दोनों का ही जो है नंबर आता है, और जो विश्व के कुछ जो निर्धन देश हैं उनसे भी ज्यादा है ये। जैसे कि आप अफ्रीका वगैरह को लेते तो अफ्रीका के जो निर्धन देश है, जो कंट्री आती है, उनसे भी ज्यादा भारत में जो है इसका प्रतिशत है किसका, शिशु मृत्यु दर का। तो ये भी बहुत सोचनीय विषय है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सरकार का ये मुख्य रूप से कर्तव्य है कि वह मानव विकास के जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है, जैसे कि सभी को सुरक्षित पेयजल, भी सभी को अच्छा साफ सुथरा जो है वो पानी कम से कम पीने के लिए मिल सके, उसकी उपलब्धता हो। निर्धन के लिए आवासीय, सबको रहने के लिए, जो निर्धन लोग हैं उनके रहने के लिए एक अच्छे घर हो, तो सरकारी जो है वो आवासीय सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। भोजन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भोजन और पोषण युक्त जो भोजन है, पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश के जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धन जो है और देश की पूर्णतः उपेक्षित भागों का भी देखभाल करे। तो सरकार का यह भी बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने बजट में जो है इन गरीब जो लोग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा अपने बजट में उनको प्रावधान दे और उनके प्रति जो है उपेक्षित भाव नहीं रखे, बल्कि जो समाज में उपेक्षित वर्ग हैं, जो निर्धन वर्ग हैं, उनकी भी जो है पूर्ण रूप से उनकी देखभाल की जाए। तो हम बात करते हैं सारांश। देखिए बच्चों, हमने पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझा। अब हम इसे एक बार उसको देखते हैं कि इसका सारांश क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। पहले हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका यह एक तरीका यह प्रशिक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले ये देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो सेक्टर्स होते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था के रूप में कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्रक, जिसको कि हम पहले जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसे हम कृषि क्षेत्रक या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते हैं। जो सेकंड द्वितीय क्षेत्रक होता है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं और जो तृतीय क्षेत्रक होता है उसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर हमने ये समझने का प्रयास किया कि उनका जीडीपी में कितना योगदान है और वो हमें कितना कौन सा सेक्टर जो होता है सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्रक में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार जो है वो अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रों में ही मिलता है। आपने ग्राफ के थ्रू, मैंने आपको पहले भी स्लाइड में ये बच्चों बताया है कि किस तरीके से जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है या सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें सबसे ज्यादा अधिक योगदान किसका है, अधिक योगदान जो है ये तृतीय क्षेत्रकों का है। उनके वस्तु और जो सेवाएं वो उपलब्ध कराते हैं उनका है, लेकिन कितने क्या वो सबसे ज्यादा रोजगार भी जनरेट कर रहे हैं, नहीं। अगर रोजगार सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो आज भी हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है रोजगार के लिए किन क्षेत्रक पर सबसे ज्यादा आश्रित है, तो वो है आपके प्राथमिक क्षेत्रकों पे। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने ये भी देखा कि सरकार जो है वो उन लोग के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा दे ताकि भारत में हमारे देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो। अच्छे अच्छे, जैसे कि आप देखें अल्प बेरोजगारी वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार सिंचाई बांध बनवाए और बहुत सारे जो होता है उनको मार्केट, जैसे उनको जो उत्पादन कर रहे हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है, लघु उद्योग वगैरह, तो उनके उत्पादन के लिए वो एक अच्छा उनको मार्केटिंग आउटलेट्स प्रदान करे, उनको साख की व्यवस्था करे, उनके लिए बैंक से लोन, ऋण, ये सारी सुविधाएं अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी तो ऑब्वियसली है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे रोजगार है जैसे पर्यटन हो गया या फिर क्षेत्रीय जो शिल्प कला उद्योग है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए ताकि इसमें कार्य करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ प्राप्त हो सके और रोजगार मिल सके। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो सेक्टर्स को 2 भागों में और बांट सकते हैं, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से जो है वो काम करते हैं और असंगठित जो बिखरे हुए जो होता है क्षेत्रक होते हैं। तो अधिकांश लोग जो है वह असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने ये भी देखा कि जो संगठित क्षेत्र है वो तो ठीक है, लेकिन अधिकांश जो जनसंख्या है वो कहाँ पे कार्य कर रही है, वह असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही है।
जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि क्षेत्रों में जनसंख्या काम कर रही है तो सरकार को उनके हितों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उन्हें आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। फिर हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। तो हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से फिर से जो सेक्टर्स है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका सार्वजनिक या फिर पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है निजी या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो इसके बीच को हमने अंतर को देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वह केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका मेन जो एम होता है वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाया जाए। इसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं समाज की जिसको पूरा करना जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है और सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी होगी, चाहे वो हमारी बिजली पानी की सुविधा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी। तो इन सारे जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर सरकार को ही भार वहन करते हुए जो है कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, तभी इस राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो बच्चों आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसके बारे में एक संपूर्ण रूप से जो है उसका सारांश को समझा। हमने ये देखा कि किस तरीके से उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमने उसके बाद हम ये देखे कि कहाँ पे जीडीपी में सबसे ज्यादा उत्पादन और सेवाओं में किसका कौन से क्षेत्रकों का योगदान है। इसके अलावा रोजगार सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से क्षेत्रकों को संगठित और असंगठित वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। और आगे जाके हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कार्य करते हैं और इनकी अपनी अपनी जो है उद्देश्य थे और उसके तहत जो है ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन किसी समाज और किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मूलभूत आवश्यकताएं जो है वहाँ की सरकार उपलब्ध करवाए।